नमस्कार। स्वागत है आपका अरस्तू के दास्तां संबंधी विचार और उसके औचित्य के बाद आज हम देखते हैं अरस्तू ने दास्तां संबंधी कितने तरह के विचार यानी दास्तां के उसने कितने प्रकार बताए हैं। अरस्तू ने अपने दास्तां संबंधी विचारों में दो प्रकार की दास्तां का जिक्र किया है, एक स्वाभाविक दास्तां और दूसरी वैधानिक दास्तां। स्वाभाविक यानी स्वभाव से। स्वाभाविक दास्तां कौन सी होगी? जो व्यक्ति जन्म से ही मंदबुद्धि है, अयोग्य है, वे स्वाभाविक रूप से दास का कार्य करेंगे। अरस्तू के शब्दों में कुछ मनुष्य स्वभाव से ही दास होते हैं। इसके अतिरिक्त युद्ध में पराजित हुए बंदी भी दास बनाए जा सकते हैं, जो कि वैधानिक दास्तां कही जा सकती है। यानी कानूनी रूप से हम उनको दास बनाते हैं। दास प्रथा के विचार में हम आगे बढ़ते हैं, उसके सिद्धांत की आलोचना। बच्चों, आपके दिमाग में होगा कि अरस्तू किस तरह से एक स्वाभाविक और वैधानिक दास्तां की बात करता है। हम मानते हैं जो थोड़े से जिनमें दिमाग कमी होती है या जिनमें विवेक नहीं है या जिनमें बुद्धि कम है, जो हम ये भी जानते हैं कि प्रकृति सबको समान नहीं बनाती, लेकिन ये कहाँ तक उचित होगा कि हम उनको दासों की संज्ञा दें। इसलिए अरस्तू के दास्तां संबंधी विचारों की आलोचकों द्वारा आलोचना की गई है। पहली आलोचना में हम देखते हैं, आलोचक ये कहते हैं कि दास्तां अमानवीय, संकीर्ण, क्रूर, यूनानी पूर्वाग्रह से युक्त है, जो न तो तर्कसंगत और न वैज्ञानिक और न परोपकारी व न ही कल्याणकारी है। अरस्तू द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत स्वयं ही अनेक त्रुटियों से भरा हुआ है। अरस्तू की दास्तां संबंधी धारणाओं की निम्न आधारों पर आलोचना की जाती है। जहाँ अरस्तू पहले दास्तां का औचित्य सिद्ध करते हुए इसके प्राकृतिक कारणों के बारे में बताते हैं, हम आपको अब ये बताएंगे कि जिन आधारों पे हम किसी सिद्धांत का समर्थन करते हैं, उसी आधार पर जो हमारे दृष्टिकोण वो चेंज हो जाता है और उसी आधार पे हम कहेंगे कि दास प्रथा अप्राकृतिक है। प्रकृति ये नहीं कहती कि जो व्यक्ति जिसमें बुद्धि कम है उनको दास बनाया जाए। कोई भी व्यक्ति प्राकृतिक रूप से दास नहीं है। मनुष्य में विभिन्नता तथा बुद्धि की कुशाग्रता में अंतर होते हुए भी एक प्राकृतिक समानता होती है, जिसकी अवहेलना करना राजनीति शास्त्र की अवहेलना करना है, राजनीति शास्त्र का अपमान करना है। अरस्तू में प्राकृतिक दास और स्वामी के चयन की कोई सफल विधि नहीं सकता। आपके कोई मापदंड का तरीका है कि इस व्यक्ति में 99% बुद्धि है और ये व्यक्ति इसलिए ये शासक बनेगा या स्वामी बनेगा, और इसमें 1% बुद्धि है इसलिए वो सेवक बनेगा। इस आधार पर इसकी आलोचना कर सकते हैं। कोई व्यक्ति किसी कार्य में निपुण सकता है और कोई किसी कार्य में है, लेकिन हम इसके आधार पर दास प्रथा का समर्थन नहीं कर सकते। दूसरा कहते हैं कि मानव समाज का विभाजन समय है। हम कहते हैं कि हम ये भी जानते हैं कि ईश्वर ने सबको समान रूप से बनाया, वो किसी तरह से भेदभाव नहीं करता, उसकी दृष्टि में सब समान है। तो ये मनुष्य है, वो कि एक तरह से मनुष्य में विभाजन कैसे कर सकता है। अरस्तू ये कहता है कि दास प्रथा का इस आधार पर समर्थन करता है कि एक शासन करने के लिए दूसरा
शासित होने के लिए एक स्वामी और दूसरा सेवक, जबकि ऐसा मनुष्य समूह को गुण और योग्यता में युक्त उच्च वर्ग तथा बुद्धिहीन निम्न वर्ग में विभाजन किया जा सकता है। ये उचित नहीं है, क्योंकि मानव समूह का विभाजन व्यवस्था के लिए उचित नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं। विभाजन का सर्वमान्य मापदंड नहीं है। अरस्तु का ये विचार नितांत व्यवहारिक प्रतीत होता है कि प्रकृति स्वस्थ और पुष्ट शरीर दासों को देती है और दुर्बल शरीर किंतु विवेक युक्त मन स्वामी को देती है। इस आधार पर स्वामी और दास की खोज करना न केवल हास्यास्पद वरन मूर्खतापूर्ण होगा। आप कैसे कह देंगे कि ये व्यक्ति शासन करने के लिए बना है और ये शासित कर ले। हालांकि अरस्तु अपनी परिस्थितियों के यूनानी परिस्थितियों को देख के इस दासप्रथा का समर्थन करता है, लेकिन हम देखते हैं वर्तमान समय में ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। अन्य उदारवादी धारणा। अरस्तु की मान्यता है कि प्राकृतिक दास में केवल अत्यंत सीमित बुद्धि इतनी सीमित है कि ये केवल दासता को अपने कर्तव्यों को ही समझ सके होती है। ये एक बड़ी गलती है। आगे हम बढ़ते हैं। विरोधाभास से परिपूर्ण है। अरस्तु का दासता सिद्धांत विरोधाभास से है। एक और तो अरस्तु राज्य का उद्देश्य मनुष्य को श्रेष्ठ जीवन प्राप्ति करना मानता है, तो दूसरी वह कुछ व्यक्तियों को भी श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति से वंचित कर। एक तरफ कहते हैं कि श्रेष्ठ राज्य का उद्देश्य श्रेष्ठतम जीवन की प्राप्ति है, और ये जो दास है वो व्यक्ति के जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं, सरल बनाते हैं। लेकिन जहाँ एक व्यक्ति का जीवन सरल और सुगम बनता है, वहीं दूसरी ओर वही एक मनुष्य वो उसके जीवन में सरलता और सुगमता गायब हो जाती है। जाति अहंकार का प्रतीक। अरस्तु ने अपने जातिगत अभिमान एक जातीय हितों की पूर्ति के लिए दासप्रथा का समर्थन किए। दासता विषयक विचारों का सार यह निकलता है कि व्यक्ति जन्म प्राकृतिक श्रेष्ठता के कारण केवल यूनानी जाति है, स्वतंत्रता और स्वामित्व के लिए पैदा हुई है। बाकी अन्य सब जातियों के लोग निकृष्ट है। विदेशियों को यूनानी की परिचर्चा करने की दास है। हम स्वतंत्र है, इस प्रकार की घोषणा जातिगत अहंकार से परिपूर्ण व्यक्ति है, यानी वो सिर्फ यूनानी जाति की श्रेष्ठता सिद्ध करता है। उद्देश्य सिद्धांत का प्रतिकूल। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का जीवन किसी न किसी श्रेष्ठ उद्देश्य की उपलब्धि के लिए होता है। अच्छाई को प्राप्त करने की क्षमता व्यक्ति में छिपी हुई है। दासता की जंजीर में जकड़े जाने पर व्यक्ति अपने निहित विकास की क्षमता का लेशमात्र भी उपयोग नहीं कर सकता। अतः इस दासता को प्राकृतिक नहीं माना जा सकता, अव्यवहारिक है। व्यवहार में हम देखें आज के समय में या तो ये उचित नहीं है कि एक मनुष्य हमेशा किसी की गुलामी करता रहे, एक अपना प्रभुत्व स्थापित करते रहे। लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विपरीत भी है। लोकतंत्र जहाँ सामाजिक सभी तरह की समानता की बात करता है। ये अरस्तु के दासता संबंधी विचार लोकतंत्र के एकदम विपरीत है। अतः ये जो अरस्तु ने तर्क दिए जीवन को सरल बनाने के लिए, व्यवस्था बनाए रखने के लिए, वैज्ञानिक दृष्टि से भी उचित नहीं है, मनोवैज्ञानिक है। मनोविज्ञान आपको ये नहीं कह सकता कि जब हम समानता की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि प्रकृति ने जब सबको समान बनाया है, तो ये मनुष्य अब एक को श्रेष्ठ दूसरे को कम श्रेष्ठ कैसे आंक सकता है। इस विभिन्न आधारों पे अरस्तु के विचारों की आलोचना की जाती है। इस दासता संबंधी विचारों में आपने देखा होगा, हम इसके विभिन्न दृष्टिकोण के आधार पर भी हम देखते हैं कि क्या दास प्रथा उचित है या अनुचित। तो हमने दोनों पक्षों को देखा, दोनों पक्षों के आधार पर देखा, तो निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं हाँ, यूनानियों के तत्कालीन परिस्थितियों में ये उचित रही होगी, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण मनोवैज्ञानिक तरीके से लोकतंत्र के व्यवहारिक है। यह संक्षेप में हम कह सकते हैं कि दासता विषयक अरस्तु के विचार अत्यंत अवैज्ञानिक, असंगत, अग्राह्य और मानवता विरोधी है। वेस्टिन ने लिखा है कि उसकी दासता संबंधी स्वीकृति ये सिद्धांत है किस प्रकार एक बुद्धिमान और महान दार्शनिक अपने समय की संस्थाओं का और उन पक्षपातों
का बंदी हो जाता है, जो उन संस्थाओं की तर्क द्वारा औचित्यपूर्ण बनाते हैं। मैक्सी ने तो दास प्रथा के विवरण के कारण अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स को अवैध घोषित करने की सिफारिश की है। अरस्तु की समस्त विचारधारा को दुराग्रही एवं जातीय अहंकार से ओतप्रोत होने के अलावा अन्य किसी प्रकार से उचित नजर नहीं आती है। मैक्लवेन के शब्दों में, यदि हम इस सिद्धांत के जीवनमय तथ्यों का स्वयं में अरस्तु के तर्कों के आधार पर मूल्यांकन करें तो इसकी पूर्ण निसारता स्पष्ट होती है। इस प्रकार कहते हैं कि अरस्तु के वास्तव संबंध वर्तमान समय के लिए बिल्कुल उचित नहीं है। धन्यवाद। ऐसा कर दिया। अरे ये तो